दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा कि स्वदेशी केवल सामान और सेवा तक सीमित नहीं है, उसका अर्थ राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता हम समझ सकते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता ये भी हम समझते हैं, लेकिन आगे उन्होंने बात कही बराबरी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की स्थिति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लेन देन को उन्होंने ना नहीं कहा है। हम ऐसे बने इसलिए बराबरी से बात करके अपनी शर्तों के आधार पर हम कंपनियों को बुलाते हैं, हमारे लिए अपरिचित कोई टेक्निक है वो लाने के लिए हम कुछ सहूलियत देते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन भारत की दूसरी विशेषता है वो सहचिंतन में विशेष विश्वास करता है। तो ये निर्णय सारे सहमति बनकर होने चाहिए। स्व का अवलंबन तो अभिप्रेत है, हमारी दृष्टि के आधार पर हम अपने गंतव्य को और गंतव्य तक जाने के रास्ते को निर्देशित करते हैं। उसी दौड़ में शामिल होकर जिसमें दुनिया भाग रही है उसमें हम जीत जाते हैं तो पराक्रम तो निश्चित है, लेकिन उसमें स्व नहीं है। यानी इतनी सारी चीनी मिलें अपनी चलती है तो बहुत सारा अल्कोहल बना के हम शराब के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए तो एक्सपोर्ट का लाभ तो हमको मिलेगा और नंबर 1 तो हम हो जाएंगे। लेकिन शराब बनाना अपने मूल्य पद्धति में बैठता है क्या? शराबबंदी का कानून वापस लेने की कुछ बातें हो रही है ऐसा मैंने सुना, पता नहीं भारत का आदमी क्या विचार करेगा। शुक्राचार्य की कथा है, कृष्ण के वंश का विनाश उस व्यसन के कारण हुआ है और वर्तमान में साक्ष्य है परिवार कैसे उद्ध्वस्त होते हैं। तो इसलिए आप कितना कमाते हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्व में बात है, कैसा कमाते हो, आपका विचार क्या है, आपकी दिशा क्या है। कृषि नीति तो केवल अच्छी फायदेमंद कृषि इतने से काम नहीं चलता। हमारी जो कृषि की कल्पना है, हम सबसे पुराने कृषि करने वाले देश हैं, तो कृषि हमारा धर्म है। हमारा किसान स्वतंत्र रहता है अपने बीज बनाने के लिए, वो कृषि करता है, अपनी कृषि करता है, उसके मामले में वो आत्मनिर्भर रहता है, उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता, कर्जा नहीं लेना पड़ता, सोसाइटी के कर्जे में डूबकर आत्महत्या करने की बारी उसकी आती नहीं, क्योंकि अपना बीज वो घर में बना सकता है। खाद, कीटकनाशक, दवाइयां वगैरह सब उसके घर में वो बना सकता है, अपने को जितनी चाहिए, और आवश्यकता है तो दूसरों को दे भी सकता है। ऐसी नीति चाहिए। अपने माल का भंडारण वो कर सकता है, अपने माल का संस्करण, वैल्यू एडिशन वगैरह वो कर सकता है। ऐसी व्यवस्था करने वाली नीति स्वदेशी होगी। हमारी इतनी पुरानी कृषि है तो उसमें काल सुसंगत अनुभव सिद्ध ज्ञान हमारे पास है। 8000 केवल चावल की प्रजातियां अपने पास थी, बहुत से चोर के ले गए, चुरा के पश्चिम के लोग, अभी शायद 3,500-4 हजार बची है। लेकिन ये प्रजातियां हमारे किसान ने कहाँ तैयार की? हमारे पास प्रयोगशाला और शास्त्रज्ञ नहीं थे, हमारा किसान ही शास्त्रज्ञ था, उसका खेत ही प्रयोगशाला थी, इतना उसको प्रबुद्ध बनाया था हमने। उस ज्ञान के आधार पर हमारे पास जो पुराना है, जो आज उपयोगी है, जैविक खेती, ये हमारी परंपरा है, उसकी आज सारी दुनिया को आस है। हमारे किसान को फिर से हमने बुला दिया, उसको स्वतंत्रता के बाद योजना पूर्वक हमको फिर से सिखाना चाहिए। आधुनिक ज्ञान विज्ञान की अच्छी तकनीकी जो काल सुसंगत है हमारे देश काल परिस्थिति में, जो उपयोगी है विश्व के लिए भी और हमारे लिए भी, ऐसी तकनीकी भी उनको सिखानी चाहिए। कारपोरेट जगत बहुत चंगुल चलता है, उसके लिए वैज्ञानिक प्रयोग भी करवाता है और उसके निरीक्षण को अपने पक्ष में प्रस्तुत करता है, वास्तव में वैसा नहीं होता। इन सारे चंगुलों के, मध्यस्थों के, दलालों के चंगुल से बचकर वो अपनी खेती कर सके, अपना उत्पादन कर सके और अपने उत्पादन को ठीक से बेच सके जहां अच्छा भाव मिलता है वहां।
ऐसी जब नीति होती है तो वो स्वदेशी कृषि नीति है। आज एकदम आज की परिस्थिति में लागू हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन कल लागू कर सके इस तरफ ले जाने वाली नीति, वो स्वदेशी कृषि नीति कहलाएगी। ऐसी नीति होनी चाहिए। और हम देखते हैं आजकल कि अर्थ, कृषि, श्रम, उद्योग तथा शिक्षा नीति में स्वयं को स्व को लाने की इच्छा रखकर कुछ आशा जगाने वाले कदम अवश्य उठाए गए हैं। व्यापक संवाद के आधार पर एक नई शिक्षा नीति घोषित हुई। संपूर्ण शिक्षा जगत ने उसका स्वागत किया, हम भी उसका स्वागत करते हैं। वोकल फॉर लोकल की घोषणा है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि स्वदेशी की संभावना से भरा हुआ एक अत्यंत अर्थपूर्ण उत्तम प्रारंभ है। लेकिन इसका क्रियान्वयन पूरा करना पड़ेगा और तब तक बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। करने वाले सब लोग अगर स्वदेशी से सुपरिचित है तो वो ठीक हो सकेगा। इसलिए स्व का या आत्म तत्व का विचार हमको इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में सबको आत्मसात करना पड़ेगा, तब ये बातें आगे ठीक चलेगी। हमारे भारतीय विचार में जैसा मैंने कहा, सहमति को महत्व है, संघर्ष से प्रगति हम नहीं मानते। हाँ, संघर्ष का स्थान है, अन्याय निवारण का अंतिम उपाय हमने संघर्ष को माना है, वो तब मान्यता देते हैं। लेकिन विकास और प्रगति हमारे यहां समन्वय के आधार पर सोची गई है। इसलिए हमारे यहां किसान स्वतंत्र है, अपनी खेती खुद करता है, उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन वो जो खेती करता है वो दुनिया को खिलाने के लिए करता है, अपने लाभ के लिए नहीं करता। खेती करता है तो एक जमाना ऐसा था, खेती सबसे अच्छी, लेकिन सबसे अच्छी खेती जब थी तब किसान वो सबसे अच्छी है, अधिक फायदा देने वाली इसलिए नहीं करता था, वो सबको खिलाने के लिए। खेती करना हमारा धर्म है इसलिए करता था, समाज की धारणा करने के लिए करता था, क्योंकि ये मन की आत्मीयता सबके प्रति, आत्मीयता की भावना के आधार पर एक ही राष्ट्र पुरुष के अंग के रूप में परस्पर निर्भरता से चलने वाली व्यवस्था बनाकर वो चलता था। सभी का लाभ, सभी का सुख ये साधता था। ये जो आत्मीयता और विश्वास की भावना है वो नीति बनाते समय जैसे शिक्षा नीति में हुआ, सभी संबंधित पक्षों और व्यक्तियों से व्यापक विचार विनिमय होकर परस्पर सकारात्मक मंथन, उससे सहमति बनती है, उससे निकलती है। सबके साथ संवाद, उसमें से सहमत, उसका परिणाम सहयोग, इस प्रक्रिया के कारण विश्वास, अपने आत्मीय जनों में, समाज में यश, श्रेय आदि प्राप्त करने की यही प्रक्रिया बताई है ना। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समाने नवो हविषा जुहोमी। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज के राजनीतिक नेतृत्व के से हम इन अपेक्षाओं को कर सकते हैं। समाज और शासन के बीच एक और स्तर है प्रशासन का, वो पर्याप्त संवेदनशील और पारदर्शी होना चाहिए, तब यह कार्य अधिक अच्छी तरह संपन्न होगा। क्योंकि सहमति के आधार पर किए गए निर्णय बिना परिवर्तन के तत्परतापूर्वक जब लागू होते हैं तब वह समन्वय और सहमति का वातावरण और मजबूत होता है। घोषित नीतियों का क्रियान्वयन आखिरी स्तर तक हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है, ये देखने की आवश्यकता हमेशा रहती है। उसके बारे में सजगता और नियंत्रण सदा आवश्यक रहता है। नीति निर्माण के साथ साथ उसके क्रियान्वयन में भी तत्परता व पारदर्शिता रहने से नीति में अपेक्षित परिवर्तन के लाभों को पूर्ण मात्रा में पा सकते हैं। सभी विचारवान लोगों का ध्यान अपने देश की आर्थिक दृष्टि में कृषि उत्पादन को विकेंद्रित करने वाले छोटे और मध्यम उद्योग, रोजगार सृजन, स्वरोजगार, पर्यावरण मित्रता तथा उत्पादन के सभी क्षेत्रों में शीघ्र स्वनिर्भर होने की आवश्यकता की तरफ आकर्षित हुआ है। इन क्षेत्रों में कार्यरत हमारे छोटे बड़े उद्यमी, किसान आदि सभी इस दिशा में आगे बढ़कर देश के लिए सफलता पाने के लिए उत्सुक है। उनकी इच्छा है हम कुछ अच्छा करें जिससे देश बड़ा हो।
लेकिन बड़े देशों की प्रचंड आर्थिक ताकत के आगे वो थोड़े दुर्बल है। उस स्पर्धा में शासन को उनको सुरक्षा कवच देना पड़ेगा। कोरोना की परिस्थिति के चलते 6 महीनों के अंतराल के बाद फिर खड़ा होने के लिए सहायता देने के साथ ही वह पहुंच रही है, यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमारे स्व की दृष्टि के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें करेंगे, तो ये सारे हमारे जो स्वप्न है परम वैभव संपन्न विश्वगुरु भारत के, वो सत्य में उतरेंगे, अवश्य उतरेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उनमें फिर अधूरापन रहेगा। लेकिन अब ये शासन नीति वगैरह इसकी चर्चा ठीक है, परंतु मुख्य दायित्व, मूलभूत दायित्व, गुरुतर दायित्व समाज का होता है। ये जो स्व का महत्व हमारे ध्यान में आया है, राष्ट्रीयता का, सांस्कृतिक मूल्यों की महत्ता का, पर्यावरण का विचार, उसके प्रति कृति की तत्परता, ये ढीली नहीं पड़नी चाहिए। कोरोना चला जाएगा हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तब संभव होगा जब संपूर्ण समाज निरंतर अभ्यास इसका करेगा और ये अपने स्वभाव में लाएगा। उसके लिए क्या करना, इसका विचार करना चाहिए। अभी गीत में आपने सुना, छोटी छोटी कृतियों से बड़ी बातें। हम अपने छोटे छोटे आचरण की बातों में परिवर्तन लाने का क्रम बनाते हैं। नित्य इन सब विषयों के प्रबोधन के उपक्रम चलाकर हम अपने आदत के इस परिवर्तन को कायम रखकर आगे बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक परिवार, कुटुंब इसकी इकाई बन सकता है। हमको अब कुटुंब प्रबोधन पर सबको ध्यान, अपने कुटुंब के प्रबोधन पर ध्यान देना चाहिए, और जिनको बनता है वो और कुटुंबों को भी इसमें शामिल करें। लेकिन अपने कुटुंब से प्रारंभ करना, जैसा मैंने पहले भी कहा था एक बार, कि एक दिन आनंद के साथ घर में आकर श्रद्धा के अनुसार भजन और इच्छा के अनुसार भोजन आनंद से करना, सब ने एकत्र आकर, जितने भी वहां परिवार के लोग रहते हैं, और उसके बाद बैठकर 2-3 घंटा गपशप करना, चर्चा करना। उस चर्चा में से जो फलित निकलता है, कुछ करने की बातें निकलती है, उनको अगले हफ्ते तक लागू करना। अगले हफ्ते में और चर्चा और संकल्प, ऐसा आगे बढ़ते हैं तो ये बातें लागू होती। क्योंकि बातें तो हैं, पुराने समय से चलती आ रही, कुछ बातें तो प्रयोग से हमको ध्यान में आई, उपकारक है, लेकिन सभी बातें ऐसी होंगी ऐसा नहीं। और बिना परीक्षा के कुछ भी स्वीकार नहीं करना। कोई बात नहीं है इसलिए भी अच्छी नहीं है, और पुरानी है इसलिए भी अच्छी नहीं है। बात का उपकारक होना, उपयुक्त होना, नएपन पुरानेपन पर निर्भर नहीं करता। और इसलिए कहते हैं संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते, मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। परीक्षा करके बातों का स्वीकार होना चाहिए। अगर परीक्षा करनी है तो परिवार में उसकी अनौपचारिक चर्चा होनी आवश्यक है, क्योंकि चर्चा से ही बातें सब पहलुओं के ध्यान में आती है। निर्णय देंगे तो हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन सब लोग मिलकर पूरी उसकी छानबीन करते हैं, सब दृष्टियों से देखते हैं, और उसके बाद अगर स्वीकार करते हैं तो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। और नई पीढ़ी को चर्चा करके अगर आप बताएंगे तो मन से स्वीकार करेंगे। आदेश देंगे तो जब तक मजबूरी है तब तक करती रहेगी। और इसलिए जैसे हम संघ के स्वयंसेवकों को कहते हैं कि कुटुंब बैठक करो, अभी शाखाएं शुरू हो रही है, लेकिन कुटुंब बैठक छोड़ो मत, अपने कुटुंब में संघ की चर्चा करते रहो, ताकि नई पीढ़ी संघ की भी परीक्षा करके उसको स्वीकार करेगी, तो मन से स्वीकार करेगी। ऐसा अनौपचारिक चर्चा होने से किसी उपयुक्त वस्तु को स्वीकारने का या अनुपयुक्त व्यक्ति को वस्तु को छोड़ने का मन बनता है, तो स्वेच्छा से स्वीकार होता है। छोटे छोटे विषय, अपने घर का रखरखाव, अपने घर की साज सज्जा, अपने कुटुंब की गौरव परंपरा, अपने कुटुंब में काल सुसंगत क्या रीति रिवाज चलते आए हैं, अपनी कुल रीति क्या है, इसकी चर्चा कर सकते हैं। पर्यावरण का विषय, अपने घर में पानी का बचाकर उपयोग हो, अपने हाथ की बात है। अपने घर में कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल न रहे, हम कर सकते हैं।
अपने घर में जगह नहीं है तो गमलों में फूल सब्जी पौधे कुछ उगाओ, आंगन है तो हरियाली, सब्जी का बगीचा। यहां से लेकर तो और वृक्षारोपण के उपक्रम कार्यक्रम तक कृति में शामिल होना, क्योंकि ये अभी महानगर संघ चालक जी ने कहा कि रोज का समय, रोज का धन और रोज का श्रम अपने लिए तो लगता है, परिवार के लिए तो लगता है, समाज के लिए कितना लगता है। परिवार में चर्चा हो, सब लोग अपना संकल्प करें। ऐसे कार्यक्रमों में, प्रबोधन के उपक्रमों में जाना, इसकी आवश्यकता है। रक्तदान है, नेत्रदान है, वृक्षारोपण है, जल संधारण है, अनेक प्रकार की सेवाएं, कितनी ही बातें समाज में हम कर सकते हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। सारा समाज हमारा है, तो सारे समाज में हमारे मित्र है कि समाज के एक विशिष्ट वर्ग में है। हम लोगों का जिनके घर में जाना आना होता है परिवारों में, वो केवल एक वर्ग के हैं, केवल विशिष्ट वर्गों के हैं, कि संपूर्ण समाज के सभी वर्गों में हमारे मित्र हैं। हम उनके घर जाते कुटुंब सहित, वो हमारे घर आते कुटुंब सहित। ये कैसे हो सकता है? सामाजिक समरसता के प्रारंभ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाषण बहुत होते हैं, छोटी कृतियों से प्रारंभ करके परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन को लाने के लिए ऐसा योगदान अपना कुटुंब दे सकता है। ऐसे छोटे छोटे उपक्रमों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में सद्भाव, शुचिता, संयम, अनुशासन सहित मूल्याधारित आचरण का विकास कर सकते हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमारा सामूहिक व्यवहार भी नागरिक अनुशासन का पालन करते हुए परस्पर सौहार्द बढ़ाने वाला व्यवहार हो जाता है। प्रबोधन के द्वारा समाज के सामान्य घटकों का मन अपनी अंतर्निहित एकात्मता का आधार स्वर हिंदुत्व को बनाकर चले तथा देश के लिए पुरुषार्थ में अपने राष्ट्रीय स्वरूप का आत्मभान, सभी समाज घटकों की आत्मीयतावश परस्पर निर्भरता, हमारी सामूहिक शक्ति सब कुछ कर सकती है, यह आत्मविश्वास, हमारे मूल्यों के आधार पर विकास यात्रा के गंतव्य की स्पष्ट कल्पना जागृत रहती है, तो निकट भविष्य में ही भारतवर्ष को संपूर्ण दुनिया की सुख शांति का युगानुकूल पथ प्रशस्त करते हुए बंधुभाव के आधार पर मनुष्य मात्र को वास्तविक स्वतंत्रता व समता प्रदान करने वाला भारतवर्ष इस नाते खड़ा होता हुआ हम देखेंगे। ऐसे व्यक्ति व कुटुंबों के आचरण से संपूर्ण देश में बंधुता, पुरुषार्थ तथा न्याय नीति पूर्ण व्यवहार का वातावरण चतुर्दिक खड़ा करना पड़ेगा। यह प्रत्यक्ष में लाने वाला कार्यकर्ताओं का देशव्यापी समूह खड़ा करने के लिए ही 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार की संगठित स्थिति ही समाज की सहज, स्वाभाविक व स्वस्थ अवस्था है। शतकों के आक्रमणग्रस्तता के अंधकार से मुक्त हुए अपने इस स्वतंत्र राष्ट्र के नवोदय की पूर्व शर्त यह समाज की संगठित अवस्था है। इसी को खड़ा करने के लिए हमारे महापुरुषों ने प्रयत्न किए। स्वतंत्रता के पश्चात इस गंतव्य को ध्यान में लेकर ही उसको युगानुकूल भाषा में परिभाषित कर उसके व्यवहार के नियम बताने वाला संविधान हमें मिला है। उसको यशस्वी करने के लिए पूरे समाज में यह स्पष्ट दृष्टि, परस्पर समरसता, एकात्मता की भावना तथा देश हित को सर्वोपरि मानकर किया जाने वाला व्यवहार इस संघ कार्य से ही खड़ा होता है। इस पवित्र कार्य में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से व तन मन धन पूर्वक देश भर में लक्षावधि स्वयंसेवक इस अभियान के इसका काम कर रहे। आपको भी, सभी नागरिक सज्जन माता भगिनियों को विनंती, आपको भी उनके सहयोगी कार्यकर्ता बनाकर देश के नवोत्थान के इस अभियान के रथ में हाथ लगाने का आह्वान करता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। प्रश्न बहुत से, उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक, वैभव के उत्तुंग शिखर पर सभी दिशा से चढ़े अनेक। भारत माता की जय।